देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ओपनिंग एंट्री। देखिए व्हाट इज मीन बाय ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं? व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? कि जैसे आप सपोज करिए आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो 31 मार्च 2021 को जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, 31 मार्च 2021 को जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, तो 31 मार्च 2021 को यानी एंड ऑफ द ईयर में आपके पास कुछ असेट्स बचेंगे और कुछ लाइबिलिटीज बचेंगी। कुछ असेट्स बचेंगे और कुछ लाइबिलिटीज बचेंगी। तो ये जो बचे हुए असेट और बची हुई लाइबिलिटीज हैं, ये जो रिमेनिंग असेट और जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज हैं, इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर करेंगे। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, बिजनेस एंड नहीं हुआ, बिजनेस तो आगे चल ही रहा है। तो ये 31 मार्च 2021 को एंड ऑफ द ईयर में जितने भी आपके असेट और लाइबिलिटीज बच गए, इसको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसको ट्रांसफर करेंगे और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की जो फर्स्ट डेट होगी, यानी डेट इज ऑन 1 अप्रैल 2021 को लास्ट ईयर के जो बचे हुए असेट और लाइबिलिटीज हैं, इनको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर करने के लिए हम 1 अप्रैल 2021 को एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। जिसको अपन क्या बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री। समझ में आया? ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो एंड ऑफ द ईयर में आपके पास कुछ असेट्स बच जाते हैं और कुछ लाइबिलिटीज बच जाती हैं। तो उन बचे हुए असेट और बची हुई लाइबिलिटीज को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, बिजनेस एंडिंग हुआ, तो वो जो असेट और लाइबिलिटीज है वो आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो आपका ये जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, इसके बचे हुए असेट और लाइबिलिटीज को हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की जो फर्स्ट डेट होगी, डेट इज ऑन 1 अप्रैल 2021, तो उस डेट को अपन एक एंट्री पास करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। जिसको अपन क्या बोलेंगे, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री हम क्यों पास करते हैं कि हमारे जो लास्ट ईयर के जो रिमेनिंग असेट और लाइबिलिटीज हैं, उनको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर करने के लिए अपन ये ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। कैसे होगी एंट्री पास? जितने भी आपके असेट्स हैं उन सबको अपन डेबिट करेंगे। और अगर आपको डेटर्स हैं तो डेटर्स के नेम दे रखे होंगे कि डेटर में कौन कौन इंक्लूड है, एक्स वाई जेड, जो भी डेटर आपके इंक्लूड हैं, उन सब सारे डेटर्स को बाय नेम यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो जितने भी आपके असेट्स हैं उन सबको अपन यहाँ पे डेबिट करेंगे लाइन से। उसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, उन सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पे अपन क्रेडिट करेंगे। जितनी भी रिमेनिंग लाइबिलिटीज हैं, मतलब जो भी लाइबिलिटीज लास्ट ईयर की थी, उन सबको अपन क्रेडिट करेंगे। जो आपके क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स के भी नेम होंगे, राम श्याम सीता एक्स वाई जेड, जो भी नेम है, वो जो क्रेडिटर है वो बाय नेम आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो जितने भी असेट्स थे उन सबको डेबिट किया, जितनी भी लाइबिलिटीज थी उन सबको अपन ने क्रेडिट किया। अब अगर आपके असेट्स ज़्यादा हैं, इफ असेट इज मोर एंड लाइबिलिटीज इज लेस, अगर असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। जो डिफरेंस अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल। और अगर आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और असेट्स कम है, तो उस केस में ये आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंस अमाउंट जो होगा लाइबिलिटीज और असेट्स का, वो आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। तो गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। समझ में आई ये ओपनिंग एंट्री होती क्या है और किस तरीके से इसको पास किया जाता है, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए अनम्यूट करके। एनी डाउट? सर सर सारे एसेट्स को सर डेबिट करेंगे और वो सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। जी यस, जितनी ओके सर। लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज हैं उनकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो रहे हैं।
और जो असेट्स हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए हमने उनको डेबिट किया है। और अगर आपके असेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है तो ये डिफरेंस अमाउंट यहाँ कैपिटल में आएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट है। और अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो गुडविल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, देखिए जितने भी प्रेजेंट सिनेरियो में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी, प्रेजेंटली हर बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आजकल बैंक के थ्रू होती हैं। कि जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है मैक्सिमम बिजनेसमैन बैंक के थ्रू करते हैं। मतलब बैंक के थ्रू करना मतलब कि अगर किसी को कोई पेमेंट करना है तो वो बैंक के थ्रू किया जाता है, चेक्स के थ्रू किया जाता है, या उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और सिमिलरली अगर हम किसी से कोई अमाउंट अगर रिसीव करते हैं तो सामने वाला कस्टमर भी हमें पेमेंट कैसे कर देता है, या तो बाय चेक या सीधे वो हमारे अकाउंट में जो भी उसका अमाउंट ड्यू होता है वो ट्रांसफ़र करता है। इसका एक जो बेसिक रीज़न है, मेन रीज़न है वो क्या है कि आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा है कि आप एक दिन में किसी भी पर्सन को 20,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। कैश पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मेरा जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रेमाइसेस में चलता है, जिसका रेंट है 25,000 रुपीज़ पर मंथ। 25,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी ये जो 20,000 की लिमिट से ऊपर है तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को जो रेंट है वो कैश में नहीं दे सकता। और अगर दे दिया तो क्या होगा, अगर मैंने दे दिया तो क्या होगा, अगर दे दिया तो ये होगा कि फिर इस रेंट का जो ये एक्सपेंस मैंने कैश में पे कर दिया जो कि 20,000 से अबव था, इसको मैं एज अ एक्सपेंस अपनी बुक्स में शो नहीं करूंगा। इनकम टैक्स वाले इस एक्सपेंस को डिसक्वालीफाई कर देंगे। तो अगर ये खर्चा मेरा डिसक्वालीफाई हो गया, अगर इनकम टैक्स ने मना कर दिया डिपार्टमेंट ने कि ये एक्सपेंस आप शो नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फिर आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एक्सेस में पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आप इसलिए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आजकल जो होती हैं वो बैंक्स के थ्रू की जाती हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि बैंक में हम अपने बैंक में दो तरह के अकाउंट ओपन करते हैं। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, वन इज योर सेविंग अकाउंट एंड सेकंड इज योर करंट अकाउंट। सेकंड इज योर करंट अकाउंट। एक आपका सेविंग अकाउंट है और एक आपका करंट अकाउंट है। तो ये दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक सेविंग और एक करंट। तो ये जो सेविंग अकाउंट आपने ओपन करा है, जनरली जो सेविंग अकाउंट है ये बिजनेसमैन के लिए नहीं होता, ये इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होता है कि जो सेविंग्स करके रखना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट होता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ नंबर और टाइम से ज़्यादा पैसे इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते और कुछ निकाल नहीं सकते। तो जो भी नंबर और टाइम्स हैं 3, 4 और 5, उससे ज़्यादा अगर आप निकालते हो तो फिर उसके चार्जेस वगैरह लगते हैं। जबकि करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। करंट अकाउंट में आप मैक्सिमम जितनी बार चाहे उतने बार आप अमाउंट डिपॉजिट कराओ निकालो। दूसरा, ये जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, ये जो करंट अकाउंट होते हैं, इनको एक फैसिलिटी मिलती है जिसको अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये जो आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये भी केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। क्या होती है फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे सपोज करो आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, आपके करंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं और आपने अपने किसी सप्लायर को 15,000 रुपीज़ का चेक दे दिया। 15,000 रुपीज़ का क्या करा, चेक देके उसका पेमेंट कर दिया, चेक देके उसका पेमेंट कर दिया। तो बैंक क्या करेगा, आउट ऑफ 15,000 10,000 तो आपके अकाउंट में से पे कर देगा और जो रिमेनिंग 5,000 है बैंक एक बार अपनी तरफ से उसका क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो ये जो आपके अकाउंट में तो 10,000 ही थे, ये 10,000 से ऊपर ये जो बैंक ने ये जो 5,000 का पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे, ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। तो बिजनेसमैन को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए होती है
तो डेट्स वाई बिजनेस के इन रीजंस के कारण बिजनेसमैन अपने बैंक में, बिजनेसमैन के जो बैंक में अकाउंट ओपन होते हैं वो कौन से अकाउंट ओपन होते हैं? करंट अकाउंट ओपन होते हैं। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो बैंक से रिलेटेड ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनकी अपन जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। ये जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इनकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देखो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है भी ये एंट्रीज पढ़ने से पहले कि जैसे मेरा करंट अकाउंट HDFC बैंक में है, मेरा करंट अकाउंट कहाँ पे है? HDFC बैंक में है मेरा करंट अकाउंट। मेरे बैंक, मेरा जो बैंक में करंट अकाउंट है वो HDFC बैंक में है। तो जब भी अपन बैंक अकाउंट की बात करेंगे, जब भी अपन बात करेंगे अबाउट बैंक अकाउंट, मैं अपने इस करंट अकाउंट की बात करूंगा ना कि इस HDFC बैंक की। अपन को क्या मतलब, जब भी मैं कहूंगा कि बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बैंक मतलब मेरा ये करंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना कि HDFC बैंक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी मैं बोलूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है मतलब मेरा ये करंट अकाउंट जो मैंने बैंक में ओपन कर रखा है ये इफेक्ट हो रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना कि इस HDFC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कोई अकाउंटिंग करनी है। क्लियर है? इज इट क्लियर कि जब भी मैं बोलूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है मतलब मेरा ये करंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मेरा ये करंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ना कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा HDFC बैंक इफेक्ट हो रहा है। HDFC बैंक में जो मैंने अकाउंट ओपन कर रखा है वो इफेक्ट हो रहा है। जहां पे भी मैं बैंक की बात करूंगा इसका मतलब ये कंसीडर करना है आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो उस केस में क्या होगा? दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक आपका बैंक अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो दिस बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, बैंक इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, so this bank is a personal account in nature, और ये जो कैश है it is our asset, so it is real account in nature। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे हो तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपसे कैश रिसीव कर रहा है, आपसे, आपका बैंक अकाउंट आपसे कैश रिसीव कर रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। व्हाट अबाउट कैश? कैश इज आवर एसेट, तो ये हमारा रियल अकाउंट इन नेचर है। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका कैश अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए एंट्री समझ में आई? जब अपन बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनी डाउट? नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो, को समझ में नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कि जब बैंक से कैश विड्रॉ करा, बैंक से कैश विड्रॉ करा काय के लिए? ऑफिस यूज के लिए। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में सिंपल लिखा है कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो साइलेंस के केस में यही मानना है कि ये जो कैश है ये ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करा है। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होगा तो क्लियरली क्वेश्चन में लिख देगा आपको कि कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर। अगर सिंपल लिखा है कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब ये कैश बैंक से विड्रॉ करा है फॉर ऑफिस यूज। तो जब अपन बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कैश है ये हमारा असेट होता है, कैश इज आवर असेट। तो असेट है तो ये कौन सा नेचर होगा? इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। एंड बैंक, बैंक आपका कौन सा नेचर है? पर्सनल अकाउंट। बैंक आपका कौन सा नेचर है? पर्सनल अकाउंट। तो कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
बैंक आपका पर्सनल अकाउंट इन नेचर है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक दे रहा है, बैंक आपको, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको कैश दे रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए ये आपका बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो जब बैंक से कैश विड्रॉ होगा फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है when check comma draft etc receive from the customer, when check comma draft etc receive from the customer are deposited into the bank on the same day, कि कस्टमर से चेक या ड्राफ्ट अपन ने रिसीव करा, और ये जो चेक या ड्राफ्ट अपन ने रिसीव करा है इसको अपन ने सेम डे की सेम डे क्या करा, अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो व्हेन चेक कॉमा ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, वन इज योर बैंक अकाउंट एंड सेकेंड इज योर कस्टमर पर्सनल अकाउंट। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड कस्टमर इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक आपसे ये चेक रिसीव कर रहा है, ट्रांजेक्शन समझ में आ गई कि कस्टमर से हमने कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव करा, ड्राफ्ट और चेक इज द सेम थिंग, कि कस्टमर से कोई चेक या ड्राफ्ट हमने रिसीव करा और कस्टमर से वो जो चेक मिला हमने उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। हमने उसको क्या करा, जिस दिन मिला था उसी के दिन सेम की सेम डे हमने उसको बैंक अकाउंट में क्या करा, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट और एक कस्टमर अकाउंट। तो बैंक यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका बैंक अकाउंट आपसे रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। कस्टमर क्या है, पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कस्टमर हमें चेक दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए कस्टमर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो जब भी कस्टमर से कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव होगा और जिस दिन वो अगर रिसीव हुआ है उसी सेम डे अगर उसको हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? फोर्थ सर, यस, सर चेक और ड्राफ्ट का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है क्या? अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ओके सर। टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस होता है बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों का सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन चेक कॉमा ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे, कि कस्टमर से कोई चेक या ड्राफ्ट आपने रिसीव करा बट जिस दिन वो रिसीव करा उस दिन आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। सपोज करो आपको कोई कस्टमर है वो इवनिंग में आफ्टर 5 o'clock कस्टमर आया एट 6 o'clock, वो आपको चेक दे गया। अब इवनिंग में 6 o'clock बैंक तो ऑफ हो गया, यानी जिस दिन आपको वो चेक मिला तो आप उसको डिपॉजिट अब करा नहीं सकते। तो यानी कस्टमर से कोई चेक या ड्राफ्ट आपको रिसीव हुआ लेकिन जिस दिन वो चेक या ड्राफ्ट आपको रिसीव हुआ आपने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो उस केस में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो चेक इन हैंड अकाउंट और एक कस्टमर अकाउंट। दिस चेक इन हैंड इज अवर असेट, ये जो चेक आपको मिला बट आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, चेक इन हैंड। सो दिस चेक इन हैंड इज अवर असेट, तो इट इज अवर रियल अकाउंट इन नेचर। एंड कस्टमर इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो चेक इन हैंड आपका असेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में चेक आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कस्टमर क्या है, पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कस्टमर दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो अगर आपको चेक रिसीव हुआ और आपने उसको अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है तो आप उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। यस कृष्णा?
यस कृष्णा. Sir, you said that the check and draft are same. Sir, I have heard that, sir, check can be written and draft cannot. Sir, check can be written because of मैंने insufficient बताया balance in फ्रॉम our account. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकली उसमें डिफरेंस होता है. अब बैंक टेक्निकली जाएंगे तो डाउट उसमें डिफरेंस होता है. मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है. मैंने ये स्टेटमेंट दिया है. आई एम Okay, sir. टेक्निकली उसमें डिफरेंस होता है. अगर टेक्निकली में जाऊंगा बैंक के अकॉर्डिंग तो उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग फॉर चेक और ड्राफ्ट. Okay, sir. तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि व्हेन चेक कॉमर ड्राफ्ट इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट द सेम डे, तो एंट्री होगी बैंक टू कस्टमर. फिर फोर्थ था कि जब चेक या ड्राफ्ट कस्टमर से रिसीव हुआ बट वो सेम डे अगर अपन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. नाउ फिफ्थ इज व्हेन अबाउट चेक कॉमर ड्राफ्ट एक्सेट्रा सेंड टू द बैंक, कि जब भी ये चेक या ड्राफ्ट आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे जिस भी डेट को, जिस दिन मिला उस दिन तो आपने डिपॉजिट कराया नहीं. अब उसके बाद नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे जब भी मतलब जिस भी डेट को आप ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका बैंक अकाउंट और एक आपका चेक इन हैंड अकाउंट. तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड चेक इन हैंड इज आवर असेट. चेक इन हैंड इज आवर असेट, सो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है. रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो बैंक आपसे चेक रिसीव कर रहा है तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. चेक इन हैंड इज आवर असेट, तो उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. तो क्लियर है एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5. अगर चेक रिसीव हुआ सेम डे डिपॉजिट हुआ, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. इफ चेक इज रिसीव बट इट इज नॉट डिपॉजिट ऑन द सेम डे, एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. और अगर आपको चेक रिसीव हुआ और आपने उसको सेम डे अगर बैंक में डिपॉजिट, बाद में जब भी आप उसको चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. Next is when customer directly deposit the amount. When customer directly deposit the amount in our bank account, कि जब कस्टमर डायरेक्टली अगर ये कोई भी अमाउंट है वो अगर हमारे बैंक में डिपॉजिट करा रहा है डायरेक्टली, कस्टमर डायरेक्टली क्या कर रहा है, जो भी अमाउंट है वो हमारे बैंक में डिपॉजिट करा रहा है. मतलब आपके बैंक अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में से पैसा वही विड्रॉ कर सकता है जिसका अकाउंट है, लेकिन जो अमाउंट डिपॉजिट है वो कोई भी करा सकता है. और प्रेजेंटली हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, NEFT, RTGS और IMPS और UPI सिस्टम. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपके पास आएगा तभी वो आपको पेमेंट देगा. कस्टमर जिस भी जगह, जिस भी सिटी में वो रह रहा है, इनफैक्ट जिस भी कंट्री में वो रह रहा है, उस कंट्री में बैठ के आपको वो क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है. बस आप उसके सामने वाले कस्टमर के पास आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए, राइट. तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में अगर अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे. वन इज योर बैंक अकाउंट एंड सेकेंड इज योर कस्टमर अकाउंट. तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड कस्टमर अकाउंट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो बैंक आपसे ये रिसीव कर रहा है, बैंक आपसे रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. बैंक आपके कस्टमर से, आपका बैंक अकाउंट आपके कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर रहा है. आपका बैंक अकाउंट आपके कस्टमर से, कस्टमर ने सीधे बैंक में डिपॉजिट कराया ना, तो आपका बैंक अकाउंट आपके कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर रहा है. तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर. कस्टमर इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो कस्टमर आपको दे रहा है, कस्टमर आपका अमाउंट दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर. कस्टमर आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा रहा है तो कस्टमर अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर. तो ये हो जाएगा क्रेडिट. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका when check is previously deposited into the bank is dishonored। what is mean by dishonored? इसको सेकंड लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय डिसऑनर्ड ऑफ चेक और बाउंसिंग ऑफ चेक? इसका मतलब ये कि जो कस्टमर ने आपको अमाउंट डिपॉजिट कराया, जो कस्टमर आपको अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है, सपोज करो कोई कस्टमर है, उसने आपको 1 लाख का चेक दे दिया। सपोज करो आपके कस्टमर का अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, और आपका जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में। तो आपका जो कस्टमर है वो आपको आईसीआईसी बैंक का चेक देगा, आईसीआईसी बैंक का चेक देगा, ठीक है ना। तो आप ये जो कस्टमर ने आपको आईसीआईसी बैंक का चेक दिया है, वो चेक को आप इस एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। अब ये एचडीएफसी बैंक ये चेक लेके इस आईसीआईसी बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि आपके यहाँ पे कस्टमर है, उन्होंने मेरे कस्टमर को इतने रुपए का पेमेंट किया है बाय चेक, तो लाओ ये पैसा हमें ट्रांसफर करो। अब आईसीआईसी बैंक ने अपने कस्टमर का अकाउंट देखा और देखा तो पता चला उसके अकाउंट में इतना अमाउंट ही नहीं है, जितने रुपए का ये चेक है उतना अमाउंट उसके अकाउंट में है ही नहीं। तो फिर वो आईसीआईसी बैंक क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक को मना कर देगा कि मेरे कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, जितने रुपए का आपने चेक दिया उतना अमाउंट मेरे कस्टमर के अकाउंट में नहीं है। तो जब ये आईसीआईसी बैंक से ये इन्फॉर्मेशन एचडीएफसी बैंक को मिलेगी तो अपन बोलेंगे हमारा चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग और डिसऑनर्ड ऑफ चेक, राइट। ये चेक आपका डिसऑनर्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है, और ये बैंक, अब एचडीएफसी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि आपने वो जो चेक डिपॉजिट कराया था वो डिसऑनर्ड हो चुका है, वो बाउंस हो चुका है। तो आप क्या करोगे? नेचुरल बात है, आप उस कस्टमर से दोबारा पैसे मांगोगे, तो कस्टमर को बनाएंगे अपनी बुक्स में दोबारा अपना डेटर। तो इसलिए कस्टमर पर्सनल अकाउंट तो हो गया डेबिट, कस्टमर पर्सनल अकाउंट तो हो गया क्या? डेबिट। कस्टमर से दोबारा पैसे मांगेंगे कि बोले वो चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया, लाओ दोबारा दो पैसे दो, उसके चेक बाउंस हो चुका है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो कस्टमर को दोबारा अपनी बुक्स में बना लेंगे अपना डेटर, तो कस्टमर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और जब आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था, तो उस केस में आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, ये बैंक अकाउंट डेबिट किया, ये बैंक अकाउंट डेबिट किया। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करके आपने अपनी बुक्स में तो बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, आपने अपनी बुक्स में तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी बढ़ा, वो एक्चुअल में तो नहीं बढ़ा ना। तो बैलेंस आपका कम, उस बैलेंस को कम करने के लिए ये बैंक अकाउंट आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। समझ में आई बात? कि जब आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट करके आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपकी बुक्स में इंक्रीज हो गया, जबकि वो जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था तो बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस हो गया तो बैंक में थोड़ी बैलेंस बढ़ा, तो इसको कम करने के लिए, बैंक बैलेंस को कम करने के लिए अपनी बुक्स में आप इस बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अगर कस्टमर से जो चेक आपको रिसीव हुआ और फिर वो चेक अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया और बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि कस्टमर से दोबारा पैसे मांगेंगे तो उसको बनाएंगे अपनी बुक्स में दोबारा अपना डेटर, तो इसलिए कस्टमर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। बैंक क्या है आपका? बैंक को क्यों क्रेडिट किया? वाई बैंक इज क्रेडिटेड? क्योंकि जब हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, चाहे यहाँ पे एंट्री नंबर 3 हो चाहे एंट्री नंबर 5, ठीक है ना, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करके आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसमें आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, जबकि एक्चुअल में वो हुआ नहीं, एक्चुअल में वो हुआ नहीं क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया। तो इस बैंक बैलेंस को कम करने के लिए हमने ये बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या करा? क्रेडिट कर दिया। बताइए समझ में आया क्या? एनी डाउट? सर यस सर, ये जो आपने आईसीआईसी वाला और एचडीएफसी वाला जो केस बताया, उसमें सर जो कस्टमर है वो आईसीआईसी बैंक से अपन को चेक एचडीएफसी उनसे मांगेगा, तो आपने तो ऐसे बताया था ना कि करंट अकाउंट अगर अपन बनाते हैं तो ओवरड्राफ्ट कर देते हैं, अपने आप से दे देते हैं पैसे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको लेनी पड़ती है बैंक से, बैंक ऐसे नहीं कर देता अपनी इच्छा से। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको अपना कोई एसेट मॉर्गेज पे रखवाना पड़ता है, वहाँ पे प्लेज पे रखवाना पड़ता है, तब जाके ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है।
तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो बिना आपसे पूछे बैंक ये दे देगा। अगर आप अप्लाई करोगे देन ओनली आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देगा, और वो भी तब देता है जब आप अपना कोई एसेट वहाँ पे मॉर्गेज पे रखवाते हैं। ओके सर। ऐसा कस्टमर था जिसके पास ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए ये चेक क्या हुआ, बाउंस हो गया। राइट, ओके सर। बताइए और किसी को कोई डाउट यहाँ तक, 7th एंट्री तक? एनी डाउट? चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, इसके आगे का अपन